हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल मैं एक वीडियो देख रहा था मरियम सफ़दर की, उसमें वो कह रही थीं कि इमरान खान को जो है वो बहादुरी नवाज़ शरीफ से उधार ले लेनी चाहिए। तो मेरे माइंड में सीधा-सीधा ख़्याल आया कि यार नवाज़ शरीफ इमरान खान जो है वो मौजी बंदा है, पता नहीं बात माने ना माने, अवाम को बात ज़रूर माननी चाहिए। हमें मतलब मुझे तो नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आ गया हूँ। आप लोगों को इस टाइम पे नवाज़ शरीफ से बहादुरी उधार लेनी चाहिए और मुल्क से कट लेना चाहिए। फ़ौरन भागो भई वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है और मरियम सफ़दर का भी यही मकसद था बताने का कि अगर आप नवाज़ शरीफ से उधार लोगे बहादुरी, तो इसका मतलब है कि मुल्क छोड़ के भाग जाओ। तो आज मैं आपको तरीका बताता हूँ कि भाई आप वहाँ से, पाकिस्तान से कनाडा किस तरह से आ सकते हैं। वैसे तो काफ़ी तरीके हैं, मतलब आपका विज़िट वीज़ा है, पीआर है, डायरेक्ट पीआर जिस पे मैं आया हूँ, स्टूडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा से भी आप आ सकते हैं। फिर बाकी कुछ वर्क परमिट्स भी होते हैं, तो मैं एक-एक करके डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में मैं स्टूडेंट वीज़ा क्या बताऊँगा, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड पे स्टूडेंट्स ने एक्सेप्टेंस भी लेनी होती है, देन वीज़ा फाइल करना होता है, तो उसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। तो इसलिए पहले मैं उनको फोकस कर लेता हूँ और बाकी वीज़ाज़ को मैं अगली वीडियोज़ में डिस्कस कर दूँगा। तो पहले आते हैं जी स्टूडेंट वीज़ा पे। सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा के जो स्टेप्स होते हैं, उसमें सबसे पहले आपको आइल्स करना होता है। आइल्स आपको इसलिए करना है क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने आइल्स किया हुआ हो, और अगर आपने आइल्स किया हो तो जिनकी नहीं भी रिक्वायरमेंट, वहाँ पे भी अगर आपका आइल्स का डॉक्यूमेंट लग रहा है तो आपके एक्सेप्टेंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पहली चीज़। तो आपने आइल्स करना है। अगर आपकी इंग्लिश मीरा जी जैसी है तो थोड़ी कोचिंग ले लेना, अगर ठीक-ठाक है तो बस फिर आप थोड़ी बहुत तैयारी करके आइल्स आप दे सकते हो। आइल्स की फ़ीस रहती है कुछ 250 से $300, आप चेक कर लेना ऑनलाइन, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन कैनेडियन डॉलर में इतनी कुछ फ़ीस बनती है। तो उसके बाद वंस आपका आइल्स हो गया, आपको ओवरऑल बैंड चाहिए 6.5 और किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए। तो आपका आइल्स डन हो गया, आपने आइल्स चेक कर दिया। आइल्स के बाद जो आपकी दूसरी चीज़ रहती है, वो रहती है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो वो आपने डिफरेंट कॉलेजेस से लेनी होती है। हर कॉलेज में अप्लाई करने के $150 होते हैं, कुछ के $100 भी होते हैं। तो आप चेक कर लेना कि कौन सा कॉलेज कितनी फ़ीस माँग रहा है। तो आप अपना बजट देखते हुए 1, 2 या 3 कॉलेजेस, जितने का आपका बजट है, आप उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। और पहले ये कॉलेज देख लीजिएगा कि यार मैं जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे अब क्योंकि आपने अपना वो भी देखना है, रिज़ल्ट भी देखना है। तो आपका रिज़ल्ट क्या है और आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, अगर वो हाई इन डिमांड है तो उधर अप्लाई करने से आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपको एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। तो अपनी स्टडी को ज़हन में रखते हुए कि यार मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो मैं इस कॉलेज में अप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाएगा, तो आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, वो आती है फ़ीस, कि कॉलेज की फ़ीस वंस आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ गया, क्योंकि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए आपने लिखना है लेटर ऑफ इंटेंट कॉलेज को, और लेटर ऑफ इंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसमें आपने कॉलेज को ये कन्विंस करना है कि यार मैं ये कोर्स क्यों लेके आ रहा हूँ, बेसिकली आपने ये चीज़ बतानी है। तो वो आप एक दफ़ा क्लैरिफाई कर देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देता है, अगर उसके पास सीट्स अवेलेबल हों तो। जब आपकी एक्सेप्टेंस आ गई, उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो रहती है उसकी फ़ीस और जीआईसी। 2 स्ट्रीम्स हैं, एक नॉन एसडीएस है, एक एसडीएस है। नॉन एसडीएस को मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा क्योंकि उसमें वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसलिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको डिमांड करती है कि यार आप $10,000 की जीएसी जमा कराओ, और वो ओवर द नेक्स्ट ईयर आपको वापस मिल जाती है। पहले मंथ $2,000 एंड देन 750 ईच मंथ आपको वापस मिलते रहते हैं, जब तक आपके $10,000 पूरे नहीं होते। उसके बाद जो ये दोनों चीज़ें आपने देख ली, क्योंकि आपने पूरी फ़ीस कॉलेज को पे करके आनी है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप 6 मंथ की फ़ीस पे कर रहे हैं या पहले सेमेस्टर की आधी फ़ीस पे करके आ जाएँ। ये यूके में ऑप्शन है, लेकिन कनाडा में ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरे मतलब साल की, यानी 2 सेमेस्टर की फ़ीस जमा करा के आनी है। तो वो अब रहती है कुछ $15,000 से लेके ऑल द वे टू $18,000। कॉलेज पे डिपेंड करता है, कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कॉलेज कौन सा ले रहे हो, कोर्स कौन सा ले रहे हो, उसके हिसाब से फ़ीस फ्लक्चुएट करती है। लेकिन कुछ कॉलेजेस कनाडा में ऐसे भी हैं जो अंडर $10,000 आते हैं, जिनकी साल की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस है, वो $10,000 से नीचे रहती है। तो आप उन कॉलेजेस को भी देख सकते हो। उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें आता है बेसिकली न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज है, नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज है, मेडिसन हैट कॉलेज है, और 2-3 कॉलेजेस और हैं। हॉलैंड कॉलेज भी है ये प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये है कि यार ये जिन एरियाज़ में हैं, एक तो वो मोस्टली अटलांटिक प्रोविंसेस हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जॉब लेने का। तो अगर आपका कॉलेज किसी ऐसी लोकेशन पे है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो ये जो आप यहाँ पे 5-6 हज़ार डॉलर बचा रहे हो, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा चुभेंगे। क्योंकि अगर आप टोरंटो के एरिया के अराउंड कहीं भी आते हो, आप ब्रैम्पटन में आते हो, मिसिसागा में आते हो, न्यू नॉर्थ यॉर्क में आते हो या वॉन में आते हो, किसी भी एरिया में आते हो,
यहाँ पे आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। मतलब अच्छी जॉब से मतलब ये है कि जो आपको अच्छा पे करेगी। लेकिन जब आप उन एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ पे आपको जॉब ढूँढने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहाँ पे जॉब होती भी नहीं है। तो इसलिए ये अपना सर्च करके जाना कि जिस एरिया में आप जा रहे हो, वहाँ पे जॉब मार्केट किस तरह की है, सैचुरेटेड है, मतलब उसमें कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और इधर अवेलेबल हैं भी या नहीं। क्यों, तो फिर आप अगर जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको एंड पे क्या करना पड़ेगा, आपको किसी न किसी रेस्टोरेंट पे काम करना पड़ेगा और वो बहुत कम पे करते हैं। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने जो है फ़ीस जमा करा दी पूरे साल की और आपने जीएसी भी जमा करा दी। उसके बाद आप कराओगे अपना मेडिकल। तो मेडिकल की फ़ीस आप चेक कर लीजिएगा कितनी है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे लिखी हुई है। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो कुछ पाकिस्तानी 30,000 के करीब बना था, यानी $150 के करीब कुछ थी। अब आप चेक कर लीजिएगा इस टाइम पे क्या फ़ीस चल रही है। मेडिकल आपका हो गया, उसके बाद आपकी फ़ाइल अप्लाई होगी, यानी कि आपका वीज़ा अप्लाई होगा। वीज़ा अप्लाई होगा तो आपसे बायोमेट्रिक्स माँगेंगे। बायोमेट्रिक्स की $80 फ़ीस होती है और वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है। ये जो बायोमेट्रिक्स हैं ये आपके सारा मतलब थ्रू आउट काम आते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए, वर्क परमिट की एक्सटेंशन अप्लाई करने के लिए, पीआर अप्लाई करने के लिए आपके वही बायोमेट्रिक्स यूज़ हो जाते हैं। आपसे वो दोबारा बायोमेट्रिक्स नहीं माँगते। इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक्स हो गई तो उसके बाद आपको इधर अगर आपने खुद अप्लाई किया हुआ है तो आपको मेल आ जाएगी। आपने जो वेबसाइट पे कनाडा की जो वेबसाइट है cic.gc.ca, उसमें आप अपना लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे अप्रूवल का मैसेज आया हुआ होगा और आपको ईमेल भी आएगी साथ। अगर आपने किसी एजेंट से अप्लाई किया हुआ है तो फिर एजेंट की कॉल आएगी कि जी आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, तो आपने फिर पासपोर्ट भेजना होता है फॉर वीज़ा स्टैंपिंग। अब ये सारा प्रोसेस है, इसके ऊपर मैक्सिमम 2 महीने से ढाई महीने का प्रोसेस है ये, और उसी के बीच में आपका वीज़ा फाइनल हो जाता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टूडेंट वीज़ा के लिए, क्योंकि उन्होंने जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस करनी होती है। इसीलिए मैं एसडीएस स्ट्रीम की बात कर रहा था, क्योंकि इसमें ये 30-35 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा अप्रूव करके दे देते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब आपने ये करना है, अपने कॉलेजेस सर्च करें, अपने कॉलेजेस देख लें। कोशिश करें कि जीटीए के अंदर रहें आप लोग, या फिर आप बाकी प्रोविंसेस के मेन एरियाज़ में जाएं। अगर आपने मतलब जैसे आपने मैनीटोबा अगर चूज़ करते हैं तो आप विनिपेग को देखेंगे। अगर आप सस्कैचुअन चूज़ करते हैं तो आप सस्कातून या रेजिना को देखेंगे। अगर आप अल्बर्टा चूज़ करते हैं तो आप कैलगरी को ही टारगेट करेंगे। एडमिंटन में भी जॉब मार्केट कोई इतनी अच्छी है नहीं। लेकिन वैंकूवर बिल्कुल भी नहीं जाना भाई, वैंकूवर नहीं जाना। वैंकूवर में एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है और दूसरी बिल्कुल भी जॉब्स नहीं है। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे मिले हैं जो वैंकूवर से देन अगेन टोरंटो मूव हुए हैं। या अगर आपने मॉन्ट्रियल जाना है, मॉन्ट्रियल इज़ अ वेरी गुड प्लेस। वहाँ पे आपको चीपर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत चीप है और जॉब मार्केट भी अच्छी है। तो मॉन्ट्रियल का ऑप्शन भी आपके पास है। और फिर अगर मॉन्ट्रियल से आप आगे निकल जाते हो तो नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक। नोवा स्कोशिया में आपके पास हैलिफैक्स का ऑप्शन है। न्यू ब्रंसविक में आपके पास सेंट जॉन का ऑप्शन है। और अगर आप पीईआई में चले जाते हो तो वहाँ जो हॉलैंड कॉलेज मैंने मेंशन किया वो पीईआई में है। तो हॉलैंड कॉलेज के सबब्स में भी अच्छी जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में भी जॉब्स हैं, लेकिन उसके कॉलेजेस का मुझे कुछ इतना खास आइडिया है नहीं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से देख लेना उसकी लोकेशन। कोर्स आपने यही देख के चूज़ करना है, या वो आपकी स्टडी से मैच करता हुआ हो, या फिर जो आप काम कर रहे हो उस काम से रिलेटेड आप कोई कोर्स लेके आ रहे हो। ऐसी कोई शुरली नहीं छोड़नी कि आपका उससे दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं है। जितना एक ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ का बहादुरी के साथ है, उतना ही ताल्लुक आपका उस कोर्स के साथ हो, तो ये एडमिशन आपको नहीं देंगे। ठीक है, आपने भाई एडमिशन अगर लेना है तो कोई ना कोई उसकी रेलिवेंस आपको बनानी पड़ेगी, इधर आपके पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर आपको जो आपकी स्टडी है उससे। नई कोई चीज़ आप इस तरह से शुरू नहीं कर सकते, वो भी उस टाइम पे ख़ास तौर पे जब आपकी एज ज़्यादा है या आपकी स्टडी में गैप है। अगर आपकी स्टडी में गैप नहीं है, आप कंटिन्यू करते आ रहे हो और आप उसको जस्टिफाई कर लेते हो, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने इंटरव्यूज़ शुरू कर दिए हैं और इंटरव्यूज़ में कोई ऐसी बात निकल आई कि जिसमें आपने कहा हुआ कि जी मेरी तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, और बाद में निकल आई, तो आप फंस जाओगे और वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और एक दफ़ा कनाडा का वीज़ा अगर स्टूडेंट रिफ्यूज़ हो जाए तो दूसरी दफ़ा बहुत मुश्किल से लगता है, और कम से कम आपको साल 1.5 साल वेट करके फिर दोबारा वीज़ा लगाना पड़ता है। तो इस तरह की कोई पक नहीं मारनी। उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, और आप इस पर लगाएँ, अपनी फ़ाइल खुद लगाएँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि रिस्पॉन्ड बैक करूँ। अगर कमेंट्स ज़्यादा हुए तो हो सकता है मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो ही बना दूँ आप लोगों के लिए, लेकिन कोशिश करें कि बस अपनी फ़ाइल ज़रूर लगाएँ।
दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं नॉन एसडीएस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो यार उसकी तुक कोई नहीं बनती, क्योंकि उसमें सब कुछ सारा प्रोसेस सेम है। सिर्फ ये फ़र्क है कि आपने जहाँ $10,000 की जीआईसी एसडीएस में जमा करानी है, नॉन एसडीएस में आपने वो नहीं करानी, बल्कि आपको 70-80 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें फिर ये है कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो थोड़ा सा स्केप्टिकल रहता है इसके बारे में, क्योंकि फेक बन जाती है बैंक स्टेटमेंट और उसमें फिर रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए मैं उसको रिकमेंड ही नहीं करता कि यार आप उसके लिए जाओ ही नहीं, क्योंकि उसमें रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप कोशिश ये करो कि आप अपनी फ़ाइल खुद लगाओ, और अगर आपको कोई क्यूरी है तो कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिस्पॉन्ड मैं करूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।